आज के इस प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित सभी सम्मानीय साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारा कोई भी सामूहिक कार्यक्रम ध्यान साधना के माध्यम से श्रमण परंपरा के अनुसार पवित्र मन से उसका शुभारंभ किया जाता है और उस कार्यक्रम का समापन पवित्र संविधान की शपथ लेकर उसका समापन किया जाता है। तो आज के इस प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत करने के लिए मैं माननीय देवेंद्र यादव जी को अनुरोध करता हूं कि कृपया वो आए और आज के इस प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत 2 मिनट ध्यान साधना के माध्यम से करवाएं। से मिलता ज्ञान, संविधान से मिलता सम्मान। तो आइए आज बहुजन श्रमण परंपरा अनुसार 2 मिनट ध्यान साधना के बाद पवित्र मन से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अब हम 2 मिनट ध्यान साधना के बाद पवित्र मन से आज के इस प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, इस देश का इतिहास 2 विचारधाराओं की क्रांति और प्रतिक्रांति का इतिहास रहा है। एक समता की विचारधारा है तो उसके खिलाफ दूसरी विषमता की विचारधारा। कुछ अल्पसंख्यक लोगों ने विषमता को आधार बनाकर पहले समाज को वर्णों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर शूद्र को हजारों जातियों में बांटा। उन जातियों के अंदर ऊंच नीच की भावना पैदा की गई। एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाया गया, अर्थात एक जाति को दूसरी जाति का दुश्मन बनाया गया। फिर उन बटी हुई जातियों को अलग अलग सांचों में बंद कर अलग अलग आस्था, परंपरा, मान्यता, संस्कार और त्योहार और व्रत से जोड़कर उन्हें अलग अलग सांचों में बंद किया गया। हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। इस मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर धर्म की चादर लपेटी गई और इसे बहुसंख्यक समाज के ऊपर थोप दिया गया। अब समस्या यह है कि बहुसंख्यक समाज इस मधुमक्खी के छत्ते को अपना धर्म समझता है। जब धर्म समझता है तो इसे पवित्र मानता है। जब पवित्र मानता है तो इसकी पूजा करता है। मगर सच्चाई यह है कि यह मधुमक्खी का छत्ता धर्म नहीं बल्कि बहुसंख्यक समाज के लिए गुलामी की व्यवस्था है। मगर इस बहुसंख्यक समाज को इस गुलामी का एहसास नहीं है। इसलिए हमने इस जागृति मिशन की इस लाइन को आधार बनाया है कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम अपनी बेड़ियां खुद तोड़ देगा। अर्थात शूद्रों को शूद्र होने का एहसास करा दो, वो अपने हक अधिकार के लिए अपने पैरों पर खड़े होकर खुद विद्रोह कर देंगे। तो साथियों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का हमने ये प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि प्रशिक्षण क्या होता है। प्रशिक्षण का मतलब होता है कि अपने उद्देश्य के अनुरूप ज्ञान देना। प्रशिक्षण की हमने एक छोटी सी परिभाषा बनाई है। उस परिभाषा के ऊपर ही मेरा पूरा का पूरा कैडर कैंप या प्रशिक्षण शिविर टिका हुआ है। तो क्या है वो परिभाषा? कि विशेष उद्देश्य को हासिल करने के लिए कुछ विशेष लोगों को विशेष ज्ञान देकर उन्हें उस उद्देश्य के प्रति समर्पण हेतु तैयार करने की प्रक्रिया को हम प्रशिक्षण कहते हैं। तो ये परिभाषा को जब हम खोल कर देखेंगे, इसकी चीर फाड़ करके देखेंगे, तो इस परिभाषा के अंदर से 3 बातें निकल कर आती हैं। उन 3 बातों को हमें समझना है। तो पहली बात निकल कर आती है कि विशेष उद्देश्य। दूसरी बात परिभाषा के अंदर से निकल कर आती है विशेष लोग। और तीसरी बात है विशेष ज्ञान। तो जब हम इनको बारी बारी से समझ लेते हैं
पहली बात है विशेष उद्देश्य। विशेष उद्देश्य से बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बिजली, सड़क, पानी। मगर इन सभी उद्देश्यों में से हमारा एक भी उद्देश्य नहीं है। तो फिर हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन को हमने उद्देश्य क्यों बनाया? क्योंकि इस देश की जो व्यवस्था है वो सभी समस्याओं का कारण है। जब तक इस देश की व्यवस्था का परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये सारी की सारी समस्याएं हमारे सामने बनी रहेगी। तो व्यवस्था परिवर्तन जब हम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि व्यवस्था क्या, व्यवस्था का मतलब क्या होता है, व्यवस्था क्या है। जब हम व्यवस्था की बात करते हैं तो व्यवस्था 3 बिंदुओं से मिलकर बनती है। पहला बिंदु है समाज नीति, दूसरा है राजनीति और तीसरा है अर्थनीति। ये 3 बिंदुओं से मिलकर बनती है एक व्यवस्था। अब व्यवस्था का 2 प्रकार का चरित्र होता है, एक समता का और दूसरा विषमता का। तो हमारे देश की जो व्यवस्था है उसका चरित्र है विषमता का। अब विषमता का चरित्र क्यों है? क्योंकि समाज की जो नीति है, हमारे देश का जो समाज है उसकी जो नीति है वो वर्ण है, वर्ण में जाति है, जाति में ऊंच नीच है। यानी ऊंच नीच की या विषमता की समाज व्यवस्था होने की वजह से समाज के अंदर से चुनकर जाते हैं राजनेता। तो राजनेताओं की जो मानसिकता है वो भी विषमता की बन जाती है। राजनेताओं के हाथ में होता है अर्थनीति तय करना। तो इस देश की जो अर्थनीति बनेगी वो वर्ण और जाति के हिसाब से बनेगी, यानी विषमता के हिसाब से बनेगी। जब वर्ण और जाति के हिसाब से बनेगी तो मालिक मालिक रहेगा और गुलाम गुलाम रहेगा, सेवक सेवक रहेगा। तो इन तीनों नीतियों का जो चरित्र है वो बन जाता है विषमता का। इसलिए पूरी की पूरी व्यवस्था का जो चरित्र है वो है विषमता का। विषमता का चरित्र को हम बदलकर समता का चरित्र बनाना चाहते हैं, समता का। जब तक ये समता का चरित्र नहीं बनेगा तब तक इस देश के बहुसंख्यक लोगों के सामने समस्याएं बनी रहेंगी। इसलिए हमारा विशेष उद्देश्य है व्यवस्था का परिवर्तन। अब व्यवस्था का परिवर्तन कौन करेगा? व्यवस्था एक बहुत बड़ी मूवमेंट है, बहुत बड़ा एक अभियान है। पूरी व्यवस्था का परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमको चाहिए विशेष लोग। अब हमारे हिसाब से विशेष लोग का मतलब क्या होता है? विशेष लोग का मतलब होता है जिनके पास 3T है। 3T का मतलब होता है टाइम है, टैलेंट है और ट्रेजर है। लेकिन 3T के साथ में होना चाहिए +D, डेडिकेशन। यानी 3T से काम नहीं चलेगा। 3T जिनके पास में है उनके पास में डेडिकेशन भी होना चाहिए। डेडिकेशन का मतलब होता है कि हमारे उद्देश्य के अनुरूप डेडिकेशन उनके अंदर होना चाहिए। 3T होना चाहिए प्लस डेडिकेशन होना चाहिए। डेडिकेशन 2 प्रकार का होता है, एक अवैज्ञानिक बातों को बढ़ावा देने के लिए डेडिकेशन और दूसरा वैज्ञानिक बातों को बढ़ावा देने के लिए डेडिकेशन। यानी यदि हम मंदिर बनाने के लिए डेडिकेशन देते हैं, लाखों करोड़ों दान देते हैं, तो वो हमारा किसी काम का नहीं है। तो हमारे चाहिए स्कूल बनाने वाला डेडिकेशन। लेकिन ये स्कूल बनाने वाला डेडिकेशन कौन देगा? ये हमारे उद्देश्य के अनुरूप डेडिकेशन कौन दिखाएगा? जो हमारी विचारधारा को प्रशिक्षण के माध्यम से समझेगा। यानी तीसरी चीज होनी चाहिए प्रशिक्षित। यानी हमारी नजर में विशेष लोग वो हैं जिनके पास में 3T है प्लस डेडिकेशन है प्लस उनको प्रशिक्षित किया है। तो ऐसे लोग हमारी नजर में विशेष लोग होंगे। अब विशेष लोगों से हम क्या करवाएंगे? विशेष लोगों से करवाएंगे हम वैचारिक संघर्ष। वैचारिक संघर्ष। अब वैचारिक संघर्ष 2 प्रकार का संघर्ष है, 2 विचारधारा है। एक है विषमता की विचारधारा और दूसरी है समता की विचारधारा। इस देश के अंदर विषमता की व्यवस्था काम करती है। क्यों काम करती है? क्योंकि विषमतावादी नेता है।
नेता के नीचे विषमतावादी कैडर है और कैडर के नीचे विषमतावादी जनमत है। जब नेता, कैडर और जनमत का एक जैसी सोच, एक जैसा बोल, एक जैसा व्यवहार हो जाता है तो उसको कहते हैं हम संगठन। और ये संगठन है, विषमता इसकी विचारधारा है, इसलिए हम इसको कहेंगे विषमतावादी संगठन। विषमतावादी संगठन इस देश के अंदर का नेतृत्व कर रहा है, इसलिए इस देश की जो व्यवस्था है विषमतावादी व्यवस्था बनी हुई है। यदि हमको विषमतावादी व्यवस्था को खत्म करना है तो हमको बनाना होगा समतावादी संगठन। तो समतावादी संगठन की पहली जरूरत है कि समतावादी नेता होना चाहिए, नेता के नीचे कैडर होना चाहिए और कैडर के नीचे जनमत समर्थक होना चाहिए, जनमत होना चाहिए। यानी जब समतावादी नेता, कैडर और जनमत की एक जैसी सोच होगी तब हम कहेंगे कि ये जो संगठन है ये समतावादी संगठन है। अब समतावादी संगठन विषमतावादी संगठन के साथ संघर्ष करेगा, यानी नेता नेता से लड़ेगा, कैडर कैडर से लड़ेगा और जनमत जनमत से लड़ेगा, यानी समर्थक समर्थक से लड़ेगा। जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, जो जीतेगा, उस विचारों की व्यवस्था बनेगी। तो इस तरीके से हम ये जो कैडर हम तैयार कर रहे हैं उसके माध्यम से हम वैचारिक संघर्ष कराना चाहते हैं और उसके बाद ये डिसीजन होगा कि देश के अंदर कौन सी व्यवस्था काम करेगी। तो अब विशेष जो लोग हैं उनको हम क्या प्रशिक्षण देते हैं, वो है हमारा विशेष ज्ञान। अब विशेष ज्ञान का मतलब है कि उनके अंदर विवेकशीलता पैदा करना। विवेकशीलता पैदा करना, यही हमारा विशेष ज्ञान है। तो विवेकशीलता का मतलब क्या होता है? दो ज्ञान है, एक सत्य और दूसरा असत्य। यदि आधा सत्य और आधा असत्य को मिला दिया जाए तो वो जो स्थिति बनेगी वो बनेगी भ्रम की। हमारा प्रशिक्षण का मतलब है कि हमें सत्य और असत्य दोनों को अलग अलग करके समझाना है, यानी भ्रम को खत्म करना है। इस भ्रम को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे आधा दूध और आधा पानी को मिलाकर आपके सामने रख दिया जाए तो आप उसके सफेद रंग को देखकर कहोगे कि ये दूध है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि उसके अंदर आधा दूध है और आधा पानी है, यानी जिसको आप दूध समझ रहे हो वो आपका भ्रम है। अर्थात दूध को दूध और पानी को पानी करना, ये हमारा विशेष ज्ञान है। तो हमारा विशेष ज्ञान उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य क्या है? व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन जब हमारा उद्देश्य है तो हमें उद्देश्य के अनुरूप विशेष ज्ञान देना होगा। तो दो व्यवस्थाओं को हमें समझाना होगा, एक विषमतावादी व्यवस्था और दूसरी समतावादी व्यवस्था। तो ये दोनों व्यवस्थाएं इस तरीके से काम करती हैं कि पहला है, दो चीजों को हम समझाएंगे। पहली व्यवस्था है गैर संवैधानिक या विषमतावादी व्यवस्था। पहले हम गैर संवैधानिक या विषमतावादी व्यवस्था को समझाएंगे, इसको गलत साबित करेंगे। जब इसको आप गलत साबित हम कर देंगे तो आप दूसरा सवाल करोगे कि आपके पास में दूसरी व्यवस्था कौन सी है जो सही व्यवस्था है। तब हम आपको दूसरी व्यवस्था के बारे में बताएंगे और वो दूसरी व्यवस्था है संवैधानिक या समतावादी व्यवस्था। फिर संवैधानिक या समतावादी व्यवस्था को जब हम आपको समझाएंगे, आप इसको सही मान लेंगे, तो फिर आप तीसरा सवाल करेंगे कि आप इस व्यवस्था को बदलोगे कैसे। आपके पास में वो कौन सा तरीका है जिससे विषमतावादी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और समतावादी व्यवस्था लागू हो जाएगी। तो तीसरा सवाल का जवाब है हमारे पास में व्यवस्था परिवर्तन का तरीका।
व्यवस्था परिवर्तन का तरीका। ये 3 सवालों का जवाब आपको बनाएगा विवेकशील। विवेकशील मतलब जब आप सही और गलत चीज तीनों को समझ जाओगे तब आप अपना निर्णय खुद लोगे और एक स्वयं सेवक बनकर इस मिशन के साथ कार्य करोगे। तो हम बारी बारी से तीनों चीजों को समझ लेते हैं। पहले हम समझते हैं गैर संवैधानिक व्यवस्था या विषमतावादी व्यवस्था। क्या है? आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश का जो समाज है वर्टिकल सोशल ऑर्डर के हिसाब से काम करता है। वर्टिकल सोशल ऑर्डर यानी खड़ी समाज व्यवस्था। इसके बीच में एक डिमार्केशन लाइन है जो दुश्मन और दोस्त की पहचान कराती है। तो क्या है ये दुश्मन और दोस्त की पहचान कैसे कराती है? कि समाज की जब हम व्याख्या करते हैं, देखते हैं इसको खोलकर, तो सबसे ऊपर है ब्राह्मण, जिनकी संख्या है 3.5%। दूसरे नंबर पर है क्षत्रिय, इनकी संख्या है 5.5%। और तीसरे नंबर पर है वैश्य, इनकी संख्या है 6%। यानी टोटल है ये 15%। अब इस डिमार्केशन लाइन के जो नीचे लोग हैं वो है चौथे नंबर पर है शूद्र, इनकी संवैधानिक पहचान है ओबीसी। ये 4200 जातियों में बटे हुए लोग हैं और ये 52% इनकी पॉपुलेशन है। इसके नीचे 5वें नंबर पर है अल्पसंख्यक, जो इस वर्ण व्यवस्था से, विषमतावादी व्यवस्था से दुखी होकर दूसरे धर्मों में चले गए। ये है 10.5%। और छठे नंबर पर है अतिशूद्र, इनकी संवैधानिक पहचान है शेड्यूल कास्ट एससी और इनकी भी, ये भी 1500 जातियों में बटे हुए हैं। 15% इनकी पॉपुलेशन है। और अंत में है अवर्ण या आदिवासी, जिनकी संवैधानिक पहचान है एसटी। ये भी 1000 जातियों में बटे हुए हैं। 7.5% इनकी पॉपुलेशन है। कुल डिमार्केशन लाइन के जो नीचे लोग हैं उनकी संख्या है 85%। अब इनको डिमार्केशन लाइन के ऊपर के जो लोग हैं उनकी अगर खासियत की हम बात करें तो ये हमेशा पावर में रहने वाले लोग हैं। तो इनको कह सकते हैं कि ये रूलिंग माइनॉरिटी, संख्या में कम है लेकिन हमेशा शासन और सत्ता में बने रहते हैं। रूलिंग माइनॉरिटी। अगर डिमार्केशन लाइन के जो नीचे लोग हैं उनकी बात करें तो ये संख्या में ज्यादा हैं लेकिन सत्ता से ये दूर रहने की वजह से ये दबे कुचले लोग हैं जिनको सेवक या गुलाम माना जाता है। इनको कहते हैं ऑप्रेस मेजॉरिटी। ये जो डिमार्केशन लाइन है इसका कारण क्या है? इसका कारण ऐतिहासिक कारण है। ये इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो ये जो डिमार्केशन लाइन के ऊपर जो लोग हैं वो इस देश के नहीं है बल्कि ये विदेशी हैं। इनकी इतिहास में ये सेंट्रल एशिया से चलकर आए विदेशी आर्य लोग हैं। जब आर्य ये लोग हैं तो डिमार्केशन लाइन के जो नीचे लोग हैं वो इस देश के मूल निवासी अनार्य हैं। यही वजह है कि ये अपना आप को मालिक मानते हैं, ये आर्यंस हैं, और ये मूल निवासी जो अनार्य हैं इनको ये अपना गुलाम समझते हैं। इस तरीके से ये समाज व्यवस्था इस देश के अंदर बनी हुई है जो चतुर्वर्णीय व्यवस्था या जातिवादी व्यवस्था मानी जाती है। अब हम इस व्यवस्था को चीर फाड़ करके देख लेते हैं, खोल कर देख लेते हैं, इसकी समीक्षा कर लेते हैं। तो व्यवस्था की समीक्षा। तो समीक्षा जब हम करते हैं तो पहला पॉइंट निकलता है इसमें, इस व्यवस्था के बारे में एक धारणा खड़ी की गई कि इस व्यवस्था को इंसानों ने नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर ने बनाया है।
ये धारणा जनमानस के दिल और दिमाग में ठूंसी गई कि इस व्यवस्था का जो उद्गम है, इसका जो जन्म है, वो ब्रह्मा के शरीर के अंगों से हुआ है। यानी ये धारणा पैदा की गई कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है, ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ है, ब्रह्मा की जंघाओं से वैश्य का जन्म हुआ है और ब्रह्मा के पैरों से शूद्र का जन्म हुआ है। तो इस तरीके की यह धारणा पैदा की गई कि ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है, उसने 4 वर्णों के हिसाब से अपने अंगों से हम सबका जन्म दिया है। तो इसलिए इसको कहते हैं हम ईश्वरीय व्यवस्था, ईश्वर द्वारा निर्मित, ईश्वर निर्मित, ये ईश्वर द्वारा निर्मित व्यवस्था है। अब ये दूसरा पॉइंट निकलता है कि ये इस व्यवस्था का संचालन कैसे होता है। जब ईश्वर द्वारा निर्मित है तो इसके अंदर एक धारणा पैदा की गई कि यह धार्मिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था, यानी इस व्यवस्था का निर्माता ईश्वर है, तो इस व्यवस्था का संचालन करता भी ईश्वर ही है, जो ईश्वर के आदेशों से संचालित होती है। तो ईश्वर के आदेश को ही धर्म का आदेश माना जाता है। तो अब ईश्वर का आदेश धरती पे कौन देगा? इसलिए इस देश के जनमानस के दिल और दिमाग में ये बात बिठाई गई कि धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि ब्राह्मण है, यानी ब्राह्मण के मुख से जो निकलेगा वो ही ईश्वर का आदेश माना जाएगा। यानी ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ आदेश धर्म का आदेश माना जाता है। तो क्या आदेश है ब्राह्मण का? तो ब्राह्मण का धर्म है कि वो आदेश देगा, और क्षत्रिय का धर्म है कि वो आदेश की पालना करेगा, और वैश्य का धर्म है कि वो अर्थव्यवस्था का संचालन करेगा, और शूद्र का धर्म है क्योंकि वो पैर से पैदा हुआ है, इसलिए ऊपर के तीनों वर्णों की बिना चू चक्कर किए सेवा करेगा। ऊपर के शरीर के वजन को वो उठाकर चलेगा। ये ईश्वर का आदेश है, और इस आदेश से इस देश का समाज चलता है। तो ये जो धारणा है कि ये व्यवस्था ईश्वर के आदेश से चलती है, यदि आप दूसरी ये धारणा पैदा की गई कि यदि ईश्वर के आदेश की अवहेलना की तो ईश्वर के अपनी 2 दुनिया हैं, एक स्वर्ग की और दूसरी नरक की। मरने के बाद हम सबको ईश्वर के पास ही जाना है। इसलिए यदि किसी ने इस व्यवस्था के आदेश की अवहेलना की, यानी इस व्यवस्था के नियमों को मानने से इनकार किया, तो वो इनकार करना ईश्वर के साथ सीधा सीधा पंगा लेना जैसा है। और ईश्वर के साथ यदि आपने पंगा लिया तो ईश्वर की 2 दुनिया बताई गई है, ये हमारे जनमानस के दिमाग में ठूस दी गई है कि यदि आपने ईश्वर के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया तो आपको मरने के बाद ईश्वर नरक में भेजेगा, और नरक में बताया गया कि वहां तेल के कड़ावे रखे हुए हैं, आपको पहले पकौड़ी की तरह तला जाएगा। यदि आपने इस व्यवस्था को ऐसे कैसे मान लिया, इसका विरोध नहीं किया, तो आपको ईश्वर मरने के बाद में स्वर्ग में भेजेगा। वहां आपके ऐसो आराम के लिए अप्सराएं बैठी हुई हैं। तो नरक का डर और स्वर्ग का लालच, इस डर और लालच ने इस व्यवस्था के खिलाफ किसी को भी मुंह खोलने की इजाजत नहीं दी है। इस तरीके से धर्म की व्यवस्था ईश्वरीय आदेशों से संचालित होती है। अब हम तीसरी बात निकल कर आती है कि इस व्यवस्था की विशेषता क्या है। व्यवस्था की विशेषता, ये 4 विशेषताओं के ऊपर टिकी हुई, ये 4 विशेषताओं के ऊपर खड़ी की गई है। पहली विशेषता है कि ये खड़ी है। जब ये खड़ी है तो विषमता का सिद्धांत लागू हो जाता है। विषमता, जब विषमता है तो विषमता की क्रोनोलॉजी क्या कहती है कि विषमता है इसलिए परतंत्रता है।
परतंत्रता है इसलिए शत्रुता है, भाईचारा हो ही नहीं सकता। शत्रुता है इसलिए अन्याय है, अन्याय है इसलिए अशांति है, और अशांति है इसलिए विनाश है। यानी ये व्यवस्था, विषमता की जो व्यवस्था है, ये विनाश की तरफ ले जाती है, हमेशा एक दूसरे को लड़ाती है। यानी विषमता की जो क्रोनोलॉजी है वो हमें विनाश की तरफ ले जाती है, और विनाश में विकास संभव नहीं है। अब दूसरी विशेषता है इस व्यवस्था की कि ये पहचान, इस व्यवस्था में जो पहचान है व्यक्ति की वो जन्म आधारित है। जो जिस वर्ण और जाति में पैदा हो गया वहीं उसका फिक्स हो गया वो, यानी इस व्यवस्था में प्रमोशन का कोई भी चांस नहीं है, जन्म आधारित है। तीसरी विशेषता है कि आरक्षण, यानी जो जहां पैदा हो गया उसकी सुख और दुख आरक्षित हो गए, और ये भी स्थायी रूप से, जब तक ये धर्म है तब तक मालिक मालिक रहेगा और गुलाम गुलाम रहेगा। और चौथी विशेषता है नियंत्रण, यानी इस व्यवस्था का नियंत्रण किसके हाथ में? जो व्यवस्था में सबसे ऊपर है उसके हाथ में नियंत्रण है, यानी इसका नियंत्रण ब्राह्मण के हाथ में, ब्राह्मण के हाथ में इसका नियंत्रण है, और ब्राह्मण को यह सबसे ज्यादा फायदा देती है। इसलिए इस व्यवस्था को ब्राह्मण ऐसा का ऐसा बनाए रखना चाहता है। तो ये चार विशेषताओं के ऊपर यह व्यवस्था खड़ी हुई है। अब हम आ जाते हैं इसकी चौथी बात, इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या है? इसको यदि हम एक लाइन में परिभाषित करना चाहें तो परिभाषा इसकी इस तरीके से की जा सकती है कि ये ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मणों के लिए बनाई गई व्यवस्था, इसी व्यवस्था को हम सनातन व्यवस्था या वैदिक व्यवस्था या ब्राह्मण व्यवस्था या मनु व्यवस्था या हिंदू व्यवस्था या गैर संवैधानिक व्यवस्था या विषमतावादी व्यवस्था कहते हैं। समय और परिस्थिति के हिसाब से इस व्यवस्था के नाम बदलते रहे, लेकिन चतुर्वर्णीय व्यवस्था हजारों साल से इसी तरीके से बनी हुई है। तो ये इसकी परिभाषा है। अब हम इसका पांचवी बात, अगर हम इसकी बात करें तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? ये अगर संक्षेप में अगर इसको एक ही लाइन में देखें कि ये क्या निचोड़ है इस व्यवस्था का, तो वो निचोड़ इस तरीके से है कि ये जो व्यवस्था है ये असत्य, हिंसा, नफरत, विषमता, परतंत्रता, शत्रुता और अन्याय के अनैतिक मूल्यों के आधार पर खड़ी की गई व्यवस्था है। और ये व्यवस्था जन्म आधारित, पितृसत्तात्मक, चतुर्वर्णीय, विषमतावादी, अल्प जनहिताय, अल्प जन सुखाय की व्यवस्था है। ये हम इसको संक्षेप में समझ सकते हैं। जब ये अल्प जनहिताय, अल्प जन सुखाय की व्यवस्था है तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस व्यवस्था को बहुसंख्यक समाज इसको अपने माथे का तिलक क्यों समझता है? यानी जो व्यवस्था बहुसंख्यक समाज को गुलाम बनाती है, जो व्यवस्था बहुसंख्यक समाज को नीच कहती है, अपमानित करती है, हक अधिकार छीन कर रखती है, उस व्यवस्था को ये बहुसंख्यक समाज क्यों मानता है? उसके तीन कारण। हमें इन तीन कारणों को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक इस व्यवस्था से बहुसंख्यक समाज चिपका रहे। ये तीन कारण कौन से हैं जिसकी वजह से इस व्यवस्था को हम माथे का तिलक समझते हैं? पहला कारण है इतिहास, यानी बहुसंख्यक समाज को सही इतिहास की जानकारी नहीं है। दूसरा कारण है आधार स्तंभ, जिन आधार स्तंभ या जिन पिलर्स के ऊपर यह व्यवस्था खड़ी हुई है, उन पिलर्स के पीछे का जो षड्यंत्रकारी दार्शनिक पृष्ठभूमि है
मनोवैज्ञानिक दार्शनिक पृष्ठभूमि है उसको एक सर्व समाज या सर्वसाधारण समाज उस पृष्ठभूमि को नहीं समझता। और तीसरा कारण है जिन मान्यताओं से ये व्यवस्था इस व्यवस्था को संचालित किया जाता है, यानी परंपरागत धार्मिक मान्यताएं। धार्मिक मान्यता, जिन मान्यताओं से इस व्यवस्था को संचालित किया जाता है, उन मान्यताओं के पीछे के षड्यंत्र को या पीछे के मनोविज्ञान को ये बहुसंख्यक समाज नहीं समझता। इसलिए इन तीन कारणों को हम बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे ताकि इनकी पीछे की जो पृष्ठभूमि है, दार्शनिक पृष्ठभूमि है या मनोविज्ञान है, उसको समाज समझ जाए और उसको समझकर इन तीनों चीजों से अपने आप को अलग कर ले, तभी संभव है हम इस व्यवस्था से आजाद हो सकते हैं। तो पहला इसका कारण है इस व्यवस्था से चिपके रहने का, वो है इतिहास की सही जानकारी का ना होना। तो इतिहास की सही जानकारी क्या है? इस देश का इतिहास दो प्रकार का इतिहास है। एक काल्पनिक इतिहास है जिसको ब्राह्मणों ने कहानियां घड़ घड़ के पुराणों में डाला और पुराणों को समाज में तेजी से या कड़ाई से उनका प्रचार प्रसार करके उसको इतिहास के रूप में समाज के दिल और दिमाग में घुसा दिया। तो ये काल्पनिक इतिहास को ही बहुसंख्यक समाज सही इतिहास मानता है। तो हम काल्पनिक इतिहास को तो वो लोग बता देते हैं, लेकिन वास्तविक इतिहास को छुपा लिया जाता है। तो हम बात करेंगे काल्पनिक इतिहास की, बात हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे वास्तविक इतिहास की। वास्तविक इतिहास क्या होता है? वास्तविक इतिहास का मतलब होता है जो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जो इतिहास लिखा जाता है वो वास्तविक इतिहास कहलाता है। जब हम इस देश के इतिहास की बात करते हैं तो तीन भागों में इस देश का इतिहास बटा हुआ है। पहला भाग प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा भाग मध्ययुगीन भारत का इतिहास और तीसरा भाग आधुनिक भारत का इतिहास। यदि हम प्राचीन भारत के इतिहास की बात करते हैं तो प्राचीन भारत के इतिहास में आपने सुना होगा कि सिंधु सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये फली फूली सभ्यताएं हुआ करती थी। इन सभ्यताओं में रहने वाले लोग दैत्य, आदित्य, असुर, राक्षस, दानव कहलाते थे। अगर उनकी एक शब्द में पहचान की बात करें तो वो लोग द्रविड़ियन लोग हुआ करते थे। ये द्रविड़ियन सभ्यताएं कहलाती थी। इन सभ्यताओं के दौरान सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से चलकर आर्य लोग आते हैं। जब आर्य लोग आते हैं तो इन सभ्यताओं में रहने वाले द्रविड़ों की पहचान बन जाती है अनार्य, जो नहीं आए। तो इस देश के अंदर आर्य और अनार्य दोनों वर्गों के बीच में वर्चस्व का संघर्ष होता है, जिसका परिणाम यह होता है कि आर्य लोगों की जीत हो जाती है और अनार्य लोगों का वर्चस्व कम हो जाता है। अब आर्य लोगों के अंदर त्रिवर्णीय व्यवस्था डेवलप हो चुकी थी। वेदों में त्रिवर्णीय व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। अब आर्यों के सामने समस्या यह आ गई कि इन अनार्यों को या इस देश के मूल निवासियों को हमारी समाज व्यवस्था में कहाँ एडजस्ट किया जाए। तो उसके लिए इन्होंने एक चौथा वर्ण बनाया जिसे शूद्र वर्ण कहा जाता है, जिसका उल्लेख वेदों में नहीं मिलकर पुरुष सूक्त में मिलता है। और उस शूद्र वर्ण के लिए कायदे कानून लिखे गए कि शूद्रों को शिक्षा, सत्ता, संपत्ति और सम्मान ये राइट्स नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से और सभी शूद्रों को शूद्र वर्ण में, अनार्यों को शूद्र वर्ण में ढकेला गया। और इस तरीके से इस देश के अंदर चतुर्वर्णीय व्यवस्था अस्तित्व में आई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चतुर्वर्णीय व्यवस्था में ऊपर के जो तीन वर्ण थे वो मालिक थे और नीचे का जो अनार्य जो लोग थे वो उनके गुलाम थे। ये सारा का सारा जो चतुर्वर्णीय व्यवस्था का जो युग है इसको वैदिक युग कहा जाता है। और वैदिक युग जिन अनैतिक मूल्यों पर टिका हुआ था वो अनैतिक मूल्य थे असत्य, हिंसा, नफरत, विषमता, परतंत्रता, शत्रुता और अन्याय। ये मूल्यों के ऊपर ये अनैतिक मूल्यों के ऊपर ये वैदिक युग कार्य कर रहा था। इस वैदिक युग के खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ तथागत गौतम बुद्ध का उद्गम होता है
और तथागत गौतम बुद्ध सत्य, अहिंसा, प्रेम, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये लोकतांत्रिक मूल्यों को पैदा करते हैं। इन लोकतांत्रिक मूल्यों को 250 साल बाद, लगभग 250 साल बाद सम्राट अशोक इन लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाता है और इस देश के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रचार प्रसार करता है। सम्राट अशोक का मौर्य युगीन जो शासन था वो इस देश का स्वर्ण युग माना जाता है। तो सम्राट अशोक का जो पोता था भरत मौर्य, वो अल्पायु था। उसकी अल्पायु का फायदा उठाते हुए उसका जो सेनापति था, ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र सुंग, वो भरत मौर्य को धोखे से मार देता है और पाटलिपुत्र के ऊपर कब्जा कर लेता है। जब पाटलिपुत्र के ऊपर कब्जा कर लेता है, शासन सत्ता अपने हाथ में ले लेता है, तो फिर चतुर्वर्णीय व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए मनुस्मृति लिखवाता है और मनुस्मृति की चतुर्वर्णीय व्यवस्था के नियमों को कड़ाई से समाज के ऊपर तलवार के बल पर समाज के अंदर उनको थोपता है, जिसको इतिहास वैदिक पुनर्जागरण का इतिहास माना जाता है। ये चतुर्वर्णीय व्यवस्था का जो इतिहास है, जिसको वैदिक पुनर्जागरण का इतिहास कहते हैं, ये आज तक 2200 साल से समाज के अंदर आज भी इसी तरीके से चतुर्वर्णीय व्यवस्था काम करती है। इस चतुर्वर्णीय व्यवस्था के खिलाफ मध्ययुगीन भारत के इतिहास की यदि हम बात करते हैं तो बड़े पैमाने पर इसका विरोध किया गया, लेकिन वो विरोध इतना सफल नहीं हो पाया जितना सम्राट अशोक सफल हो पाए थे। मध्ययुगीन भारत में अगर इस वैदिक व्यवस्था या मनु व्यवस्था के विरोध की बात करते हैं तो गुरु गोरखनाथ, संत कबीर, संत रविदास, गुरु नानक साहब, बसवेश्वर महाराज, संत तुकाराम, इन संत गुरुओं का बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जा सकता है। मध्ययुगीन भारत में बड़े पैमाने में इन्होंने सोशल जस्टिस और जेंडर जस्टिस की आवाज को ऊंचा किया, लेकिन ये इतने सफल नहीं हो पाए जितना प्राचीन भारत में सम्राट अशोक सफल हो पाए थे। अब यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत में भी इस विषमतावादी या चतुर्वर्णीय व्यवस्था के खिलाफ बड़े पैमाने पर सोशल जस्टिस और जेंडर जस्टिस की आवाज खड़ी की गई। साउथ की यदि हम बात करते हैं तो नारायण गुरु और पेरियार रामास्वामी जी, उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जा सकता है। पश्चिम की यदि हम बात करते हैं तो सोशल जस्टिस और जेंडर जस्टिस के लिए महात्मा ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े पैमाने पर इस आवाज को बुलंद किया। अगर ईस्ट की बात करते हैं तो चांडालों का जो आंदोलन था वो भी सोशल जस्टिस और जेंडर जस्टिस का ही आंदोलन था। बिरसा मुंडा का भी हम बड़े सम्मान के साथ नाम ले सकते हैं इस न्यायिक लड़ाई में। यदि हम नॉर्थ की बात करते हैं तो सर छोटू राम और शहीद आजम भगत सिंह, इनकी भी जो मूवमेंट थी वो सोशल जस्टिस और जेंडर जस्टिस की ही मूवमेंट थी। इस मूवमेंट का नतीजा ये हुआ, अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने को भारतीय संविधान को बनाने का मौका मिला और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सोशल जस्टिस और जेंडर जस्टिस को संविधान के माध्यम से इस देश के अंदर लागू करवाया। आज हम संवैधानिक भारत में या लोकतांत्रिक भारत में या समतावादी भारत में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये हल्की सी इतिहास की जानकारी थी, क्योंकि इतिहास को वर्तमान से जोड़कर जब हम देखते हैं तभी हम भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं। इसलिए हल्की सी हमें इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। इतिहास को जानकर ही हम वर्तमान को पहचान सकते हैं और वर्तमान को पहचान कर ही हम भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो ये इतिहास की जानकारी का ना होना, ये हमारी गुलामी का पहला कारण है। इस षड्यंत्रकारी व्यवस्था से बहुसंख्यक समाज का जुड़े रहने का दूसरा कारण है इसके आधार स्तंभ। इसके आधार स्तंभों के पीछे का जो षड्यंत्रकारी दार्शनिक मनोविज्ञान है, उसको जब तक समाज नहीं समझेगा तब तक इस षड्यंत्रकारी व्यवस्था के साथ जुड़ा रहेगा। तो ये जो व्यवस्था है जिसको हम धर्म तंत्र कहते हैं या विषमता तंत्र कहते हैं, वो 4 पिलर्स के ऊपर खड़ी की गई व्यवस्था है। पहला पिलर है इसका वेद, दूसरा पिलर है वर्ण
और तीसरा पिलर है कर्म योग सिद्धांत और चौथा पिलर है यज्ञ। यदि इन पिलर्स की हम बात करते हैं तो वेद का काम है संविधान के रूप में यह कार्य करता है, यानी आदेश देने का काम वेदों का है। और वर्ण का जो व्यवस्था है ये ब्यूरोक्रेसी की तरह काम करती है, यानी कार्यपालिका की तरह काम करती है। वेदों की जो आदेश है उनको समाज के अंदर इंप्लीमेंट करती है। कर्म की यदि हम बात करें तो ये न्यायपालिका के रूप में कार्य करती है। यज्ञ की यदि हम बात करें तो यज्ञ ये एक मीडिएटर का काम करता है, यानी ईश्वर और भक्त के बीच में मीडिएटर के रूप में यज्ञ की भूमिका रहती है। अब हम इन चार जो पिलर्स हैं इनके साथ समाज क्यों जुड़ा हुआ है, यदि हम इनकी अलग अलग व्याख्या करते हैं तो वेद के बारे में यदि हम समझते हैं तो वेद इस व्यवस्था का संविधान है, लेकिन वेदों की चार विशेषताएं ऐसी बना करके हमारे दिल और दिमाग में ठूस रखी हैं जिसकी वजह से हम वेदों से अलग नहीं हो सकते। तो पहली विशेषता है, वेदों के बारे में यह धारणा पैदा की गई कि वेद धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ है। दूसरी धारणा यह पैदा की गई कि वेद त्रुटिहीन है, इनके अंदर कोई गलतियां नहीं है। तीसरी धारणा यह पैदा की गई कि वेद अपरिवर्तनीय है, इनमें कोई अमेंडमेंट हम नहीं ला सकते। और चौथी और अंतिम धारणा यह पैदा की गई, ये वेद ईश्वरीय लिखी हुई किताबें हैं, यानी इनको ईश्वर ने लिखा है और वेदों का विरोध यानी ईश्वर का विरोध है, और ईश्वर का विरोध यानी आपके लिए मरने के बाद में नरक की यातना आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए वेदों की इन चार विशेषताओं की वजह से बहुसंख्यक समाज इन्हें अपना पवित्र ग्रंथ मानता है। वेदों के जो आदेश हैं उनको समाज के अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है वर्ण व्यवस्था के हिसाब से। वर्ण व्यवस्था का मतलब है चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र में हजारों जातियां, जाति में ऊंच नीच और ब्राह्मण के आगे सारे नीच। ये वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच का रसायन होने की वजह से दो तरह का मनोविज्ञान वर्ण व्यवस्था पैदा करती है। यानी जो ऊंची जात वाला है उसके अंदर अहंकार पैदा करती है और नीची जात वाले के अंदर गिलानी पैदा करती है। तो जो नीची जात वाला है वो ऊपर जाने का रास्ता बंद है, क्योंकि ये ऐसा मनोविज्ञान पैदा करती है कि वर्ण व्यवस्था के या जाति व्यवस्था के हिसाब से जो जीवन यापन करते हैं हम, तो हमारी मानसिकता ऐसी बन जाती है कि ऊपर चाटेंगे और नीचे काटेंगे। यानी ऊपर जाने का रास्ता बंद है और नीचे अपने अहंकार को मेंटेन करने के लिए हम जो नीची जाति है, जो गिलानी में जीती है, वो अपनी ही जाति के अंदर एक उपजाति का निर्माण कर लेती है। तो जाति और उपजाति इस तरीके से ये जाति की व्यवस्था अपने आप डेवलप होती रहती है और इसका संचालन भी अपने आप होता रहता है। यानी स्वाभाविक तौर पर यह डेवलप होती है और स्वाभाविक तौर पर यह संचालित होती है, जिसकी वजह से ऊपर के जो फायदे वाले वर्ण हैं वो मालिक बनकर रहते हैं और नीचे के जो शूद्र वर्ण के जो लोग हैं वो जाति और उपजाति में बंट करके आपस में झगड़ते रहते हैं। उसका परिणाम यह है कि हजारों साल से मालिक है और गुलाम है। इस तरीके से वर्ण व्यवस्था कार्य करती है। अब तीसरा जो इसका पिलर है जिसके साथ समाज जुड़ा हुआ है वो है कर्म का सिद्धांत। सर्वसाधारण के जनमानस के दिमाग में ये बात को ठूसा गया कि ईश्वर ने जो हमारा ये जन्म दिया है वो पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से दिया है। यानी पिछले जन्म में आप लोगों ने बुरे कर्म किए थे, इसलिए इस जन्म में आप लोग निम्न वर्ण में पैदा हुए हैं। तो हम ही उनसे पूछते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि अगले जन्म में हम उच्च वर्ण में पैदा हो जाए। तो वही हमको बताते हैं कि आप इस जन्म में जो ईश्वर ने जो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से या धर्म की व्यवस्था के हिसाब से कानून बनाया है उनका अक्षरशः पालन करो। यानी आपको सेवा करने के लिए पैदा किया है, इसलिए आप बिना चूं चकर किए ईश्वरीय मान्यताओं के हिसाब से ऊपर के वर्णों की सेवा करते रहो। अगले जन्म में ईश्वर आपको अच्छे ऊंचे वर्ण में जन्म
दे देगा। तो यानी हम पिछले जन्म का डर दिखाकर अगले जन्म का लालच देकर इस जन्म को हमसे छीन लिया जाता है और हम ईश्वरीय आदेशों को मान करके ऊपर के तीनों वर्णों की हम सेवा करते रहते हैं, यानी इस व्यवस्था के नियमों के हिसाब से हम जीवन यापन करते रहते हैं। यज्ञ के बारे में, यज्ञ की यदि हम बात करें तो मीडिएटर का काम करता है, यानी ईश्वर ने हमको पैदा किया और हम हैं भक्त। जो ईश्वर को मानता है वो भक्त कहलाता है और भक्त का मतलब होता है मूर्ख, यानी ईश्वर और भक्त के बीच में एक मीडिएटर के रूप में आ जाता है यज्ञ। यज्ञ का मतलब है एक धारणा पैदा की गई, जनमानस के दिल और दिमाग में एक धारणा ठूंसी गई कि ईश्वर ने हमको अपना अपना भाग्य तय करके भेजा है और भाग्य को कोई बदल नहीं सकता। लेकिन यदि आप भाग्य को बदलना ही चाहते हो तो ईश्वर ने एक थोड़ा सा एक धारणा पैदा की गई कि धरती पे ईश्वर का प्रतिनिधि ब्राह्मण को माना जाता है। ब्राह्मण यदि आपके लिए यज्ञ के माध्यम से मंत्रोच्चार करता है तो आपके भाग्य को बदला जा सकता है। और हर आदमी अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि जो गरीब है वो अमीर बनना चाहता है और अमीर है वो और ज्यादा अमीर बनना चाहता है। इसलिए हर आदमी भाग्य को बदलवाने के चक्कर में यज्ञ के माध्यम से ब्राह्मण के पंजे में फंस जाता है और जब वो उनके पंजे में फंस जाता है तो जो ब्राह्मण कहता है वो उसको करना पड़ता है, जो वो मानता है वो उसको देना पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण इस व्यवस्था में यज्ञ के माध्यम से मालिक बनकर कार्य करता है। तो इस तरीके से ये जो आधार स्तंभ है, 4 पिलर्स हैं, इनके साथ बहुसंख्यक समाज इनके साथ बंधा हुआ है। इसकी वजह से इस व्यवस्था से आजाद नहीं हो पाता है। अब इसका तीसरा कारण है, वो है परंपरागत धार्मिक मान्यताएं। परंपरागत धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि सबसे बड़ी मान्यता है ईश्वरीय मान्यता, यानी आस्था की मान्यता। जब ईश्वरीय आस्था है तो सामने खड़ा हो जाता है धार्मिक भगवान। अपनी अपनी सुविधा से भगवान हर आदमी मानता है, अपने अपने हिसाब से 33 करोड़ ऑप्शन भगवानों के दिए हुए हैं। आप किसी भी भगवान को मानिए, लेकिन भगवान को आप मानिए। जैसे ही हम भगवान को मानते हैं तो सीधे हम जाते हैं भगवान के स्थलों पर, यानी धार्मिक स्थल पर। धार्मिक स्थल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। जब धार्मिक स्थल पर हम जाते हैं तो वहां हमको मिलते हैं धार्मिक गुरु, यानी धर्म के मालिक या मैनेजर। अब धार्मिक गुरुओं के हाथ में है धर्म ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ, हर धार्मिक ग्रंथ यही कहता है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है और बाकी सारे के सारे नीच है। धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से हमारा किया जाता है धार्मिक संस्कार। संस्कार वो रस्सियां हैं जिनसे हमें धर्म के साथ बांधकर रखा जाता है, और इस धर्म की व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए बनाए गए धार्मिक त्योहार और व्रत। ये निरंतर धार्मिक त्योहार और व्रत चलते रहते हैं, जिसके माध्यम से हम इस धर्म की व्यवस्था के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो ये जो धार्मिक मान्यता है ये परंपरागत चलती है, यानी यदि मैं आस्थावादी हूं तो मेरा बच्चा भी आस्थावादी होगा। जब बच्चा आस्थावादी होगा तो इस क्रोनोलॉजी में जाकर के वो फंस जाएगा। यानी आप यदि इस धर्म के गुलाम हैं तो आपका बच्चा भी धर्म का गुलाम रहने वाला है। तो इस तरीके से ये जो व्यवस्था है, गैर संवैधानिक व्यवस्था या विषमतावादी व्यवस्था, इसका इतिहास क्या है, ये किस तरीके से ये समाज को जोड़कर रखती है और किस तरीके से इसको संचालित किया जाता है, ये कुछ बातें हमने बताई, जिनका एक ही निचोड़ है, ये जो धर्म की व्यवस्था है ये जन्म आधारित पितृ सत्तात्मक चतुर्वर्णीय विषमतावादी अल्प जनहिताय अल्प जन सुखाय की व्यवस्था है। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और ये भी समझ में आ गई होगी कि ये बहुसंख्यक समाज के हित में नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सी व्यवस्था है
जो हमारे हित में है। अब हम हल्की सी उस व्यवस्था को भी समझ लेते हैं। वो व्यवस्था है संवैधानिक या समतावादी व्यवस्था। वो व्यवस्था यदि आपको समझ में आ गई तो ये व्यवस्था भी आपको तुरंत में समझ में आ जाएगी। इसको जिस तरीके से वो व्यवस्था वर्टिकल सोशल ऑर्डर थी, उसी तरीके से ये व्यवस्था आड़ी व्यवस्था है, यानी हॉरिजेंटल सोशल ऑर्डर, आड़ी व्यवस्था। अब ये व्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले हमको इसकी हल्की सी पृष्ठभूमि को समझना होगा कि आखिर ये व्यवस्था अस्तित्व में कैसे आई। संवैधानिक व्यवस्था या समतावादी व्यवस्था या लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश के अंदर अस्तित्व में कैसे आई। तो यदि हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान इस देश के अंदर दो प्रकार का आंदोलन चल रहा था। एक सवर्णों का आंदोलन था जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे, और उस सवर्णों के आंदोलन का मकसद था कि अंग्रेज देश को छोड़कर चले जाएं और शासन सत्ता सवर्णों के हाथ में देकर चले जाएं। लेकिन इसके विपरीत शूद्र बहुसंख्यक समाज का भी एक आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अंग्रेजों को ये बात समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि इस देश के अंदर दोहरी गुलामी है। एक अंग्रेजों की गुलामी है जिसके गुलाम सवर्ण समाज है, और दूसरी बहुसंख्यक समाज की, शूद्र बहुसंख्यक समाज की गुलामी है जिसके गुलाम वो सवर्णों के गुलाम है। जब तक इस देश के अंदर कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं बनती है तब तक अंग्रेजों को इस देश को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। यदि अंग्रेजों को जाना ही है तो इस देश की जो पावर है उसको जो ट्रांसफर करना है तो संविधान के हाथ में उस पावर को ट्रांसफर करना चाहिए, जिसका परिणाम यह हुआ कि 389 सदस्यों की संविधान सभा का गठन किया गया। उस संविधान सभा के जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 2 साल 11 महीना 18 दिन बड़ी माथापच्ची के साथ एक एक धारा के ऊपर बड़ी बड़ी डिबेट करने के बाद में ये भारतीय संविधान अस्तित्व में आया, जिसे 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने देश को समर्पित कर दिया, और 26 जनवरी 1950 से इस संविधान को लागू कर दिया। तो 26 जनवरी 1950 से इस देश का जो जनमानस है वो संवैधानिक व्यवस्था या समतावादी व्यवस्था के अधीन अपना जीवन यापन कर रहा है। जिस तरीके से हमने गैर संवैधानिक व्यवस्था या विषमतावादी व्यवस्था की समीक्षा की, उसकी चीर-फाड़ की और उसे चीर-फाड़ करके समझा, ठीक उसी तरीके से हम संवैधानिक व्यवस्था या समतावादी व्यवस्था की भी चीर-फाड़ करके इसको अच्छे से समझ लेते हैं, यानी इसकी व्यवस्था की समीक्षा कर लेते हैं। व्यवस्था की समीक्षा, जब हम समीक्षा की बात करते हैं तो पहला पॉइंट निकल कर आता है कि ये मानव निर्मित व्यवस्था है। मानव निर्मित है। जो गैर संवैधानिक व्यवस्था थी वो ईश्वर निर्मित थी, तो ये व्यवस्था मानव निर्मित है। 389 सदस्यों ने बड़ी माथापच्ची के साथ 2 साल 11 महीना 18 दिन में इस व्यवस्था को बना करके देश को समर्पित किया, यानी जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कायदे कानून बनाए गए। अब हम इसमें दूसरा पॉइंट निकल कर आता है कि यह प्रशासनिक व्यवस्था है। प्रशासनिक व्यवस्था, गैर संवैधानिक व्यवस्था धार्मिक व्यवस्था थी, तो इसको हमने नाम दिया है ये प्रशासनिक व्यवस्था है। गैर संवैधानिक व्यवस्था धर्म के आदेशों से यानी ईश्वर के आदेशों से संचालित होती थी, तो ये प्रशासनिक व्यवस्था जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के आदेशों के माध्यम से ये इस व्यवस्था का संचालन किया जाता है, इसलिए हम इसे प्रशासनिक व्यवस्था कहते हैं। वो चतुर्वर्णीय व्यवस्था थी और ये चतुर्वर्गीय व्यवस्था है। वर्ग और वर्ण में ये फायदा है कि ये योग्यता पर आधारित है। वर्ग में से दूसरे वर्ग में प्रमोशन दिया जा सकता है,
लेकिन वर्ण जन्म आधारित व्यवस्था थी, इसलिए उसमें प्रमोशन की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। इस व्यवस्था के हिसाब से उस व्यवस्था को अगर लोग नहीं मानते हैं तो उसमें ईश्वर की, स्वर्ग और नरक का डर दिखाया जाता था। इस व्यवस्था में कानून का डर दिखाया जाता है। यदि आप प्रशासनिक संवैधानिक दायरे में रहते हुए यदि आप अच्छा काम करते हो तो आपको भारत रत्न मिलेगा, और यदि आप गलत काम करते हो तो आपको फांसी तक की सजा मिलेगी। तो ये प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासन के माध्यम से इसको संचालित किया जाता है। तीसरी बात निकल कर आती है इसकी विशेषता। जिस तरीके से उसकी 4 विशेषता थी, ठीक इसी तरीके से इसकी भी 4 विशेषताओं पर ये खड़ी की गई है। इसकी पहली विशेषता है कि यह आड़ी है। जब आड़ी है तो समता का सिद्धांत लागू हो जाता है। जब समता है तो स्वतंत्रता है, जब स्वतंत्रता है तो बंधुता है, बंधुता है इसलिए न्याय है, न्याय है इसलिए शांति है, और शांति है इसलिए विकास है। पुरानी व्यवस्था में हजारों सैकड़ों युद्ध हुआ करते थे, लेकिन जब से ये व्यवस्था बनी है किसी प्रकार का कोई झगड़ा, दंगा, फसाद कुछ नहीं है, इसलिए इस देश का विकास संभव हो पाया है। तो ये 4 विशेषताओं पे खड़ी हुई है। तो पहली विशेषता इसकी कि यह आड़ी है। आड़ी होने की वजह से समता की क्रोनोलॉजी विकास की तरफ लेकर जाती है। अब हम इसकी दूसरी विशेषता देख लेते हैं। दूसरी विशेषता है कि इसमें पहचान, इसमें व्यक्ति की पहचान योग्यता के बल पर होती है। योग्यता, जो जितना योग्य है वो उतना सम्मानीय है, जो जितना योग्य है उसको उतनी तरक्की मिलेगी। जबकि उस व्यवस्था में जन्म आधारित होने की वजह से आपकी योग्यता कोई मायने नहीं रखती थी। अब इसमें तीसरी विशेषता है इसकी आरक्षण। उसमें भी आरक्षण था और इसमें भी आरक्षण है। उसमें आरक्षण स्थायी है और इसमें अस्थायी है। जो लोग थोड़े पीछे रह गए पुरानी व्यवस्था की वजह से, उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने की वजह से आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जब तक जाति व्यवस्था इस देश के अंदर रहेगी तब तक उनको विशेषाधिकार यानी उनको आगे लाने के लिए आरक्षण अस्थायी रूप से दिया जाता रहेगा। अस्थायी आरक्षण है। अब चौथी विशेषता है इसकी कि इसमें नियंत्रण। उस व्यवस्था का नियंत्रण ब्राह्मण करता था, तो इस व्यवस्था का नियंत्रण जनता करती है, यानी जनता के हाथ में इस व्यवस्था की बागडोर है। तो जनता 5 साल के लिए सत्ता में भेजती है, और यदि उसके उद्देश्य के अनुरूप या उसकी डिमांड्स के हिसाब से सरकार नहीं चलती है तो 5 साल के बाद उस सत्ता को बदला जा सकता है। अब चौथी बात निकल कर आती है कि इसकी परिभाषा। जिस तरीके से हल्की सी परिभाषा उसकी थी, ठीक उसी तरीके से लोकतंत्र की जो परिभाषा है जो अब्राहम लिंकन ने दी है कि लोगों द्वारा लोगों के लिए बनाई गई व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। अब 5वीं बात निकल कर आती है निष्कर्ष, यानी इस व्यवस्था को का निचोड़ क्या है, इस व्यवस्था को हम संक्षेप में किस तरीके से समझ सकते हैं। तो इस व्यवस्था को संक्षेप में समझने के लिए कि ये जो व्यवस्था है लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये सत्य, अहिंसा, प्रेम, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, इन लोकतांत्रिक मूल्यों के ऊपर इसको खड़ा किया गया है। ये व्यवस्था योग्यता पर आधारित लोकतांत्रिक, चतुर्वर्गीय, समतावादी, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की व्यवस्था कहलाती है। तो ये इसका निष्कर्ष के तौर पर हम इसको कह सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब ये व्यवस्था सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की व्यवस्था है, तो फिर इस व्यवस्था को सर्व समाज उतना सम्मान क्यों नहीं देता जितना धर्मतंत्र की व्यवस्था को दिया जाता है। यानी इस व्यवस्था को समाज के अंदर इतना अच्छे ढंग से या इस व्यवस्था से इतना लगाव क्यों नहीं है जितना विषमतावादी व्यवस्था के साथ समाज का लगाव है। तो इसके 3 कारण हैं।
पहला कारण है इसका कि ये जो व्यवस्था है ये पेपर प्लान है, पेपर प्लान, यानी हमारे चरित्र में विषमता तंत्र या धर्म तंत्र बैठा हुआ है। यानी हमारा जो मनोविज्ञान है विषमता तंत्र के हिसाब से बना हुआ है, और ये जो व्यवस्था है, ये जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, ये अभी तक भी एक पेपर प्लान है। ये पेपर प्लान मैंने कैसे बोल दिया, क्योंकि जब आप इसकी उद्देशिका को पढ़ोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि ये एक पेपर प्लान है, उद्देशिका। और इस उद्देशिका का मकसद है कि इसके अंदर जो प्रतिनिधित्व है वो लोकतांत्रिक होना चाहिए, प्रतिनिधित्व ये लोकतांत्रिक होना चाहिए। लेकिन इस व्यवस्था के अंदर जो संवैधानिक व्यवस्था है इसके ऊपर अलोकतांत्रिक लोगों का कब्जा होने की वजह से ये व्यवस्था इतनी कारगर सिद्ध नहीं हो पा रही है जितनी इसको होना चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट्स को, इन तीनों कारणों को हम समझ लेते हैं। समझने के बाद आपको खुद को पता चल जाएगा कि आखिर लोकतंत्र इस देश के अंदर क्यों प्रभावी नहीं है। पहली बात है कि ये पेपर प्लान है। ये पेपर प्लान कैसे है? क्योंकि ये पेपर प्लान इसकी उद्देशिका कहती है कि ये अभी तक भी ये एक पेपर प्लान है। क्या उद्देशिका कहती है? उद्देशिका को जब आप पढ़ोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि ये अभी तक भी एक पेपर प्लान है। क्या प्लान है? कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत यानी अपने आचरण में ढालते हैं, अधिनियमित जैसा है वैसा लागू करते हैं, और आत्मार्पित यानी इसको पवित्रता के साथ जोड़ते हैं। तो ये उद्देशिका कहती है कि ये सारी की सारी उद्देशिका अभी अधूरी है। ये समाज का मनोविज्ञान नहीं बन पाई है। ये मनोविज्ञान क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि संविधान तो लोकतांत्रिक है, लेकिन संविधान के ऊपर जो जिनका कब्जा है वो अलोकतांत्रिक है। तो अलोकतांत्रिक है, ये बन गया लोकतंत्र। प्रतिनिधित्व का मतलब ही लोकतंत्र होता है। तो ये जो लोकतंत्र है इसको, ये भी 4 पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है। जिस तरीके से धर्म तंत्र 4 पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ था, वेद, वर्ण, यज्ञ और कर्म और यज्ञ, ठीक उसी तरीके से लोकतंत्र भी 4 पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है। पहला पिलर है विधायिका, दूसरा पिलर है कार्यपालिका, तीसरा पिलर है न्यायपालिका और चौथा पिलर है मीडिया। यानी 4 पिलर्स के ऊपर ये टिका हुआ है। इनके ऊपर किनका प्रतिनिधित्व है, किस मानसिकता के लोगों का प्रतिनिधित्व है, ये मानसिकता तय करेगी कि ये लोकतंत्र के हिसाब से चलेगा या धर्मतंत्र के हिसाब से चलेगा। तो सबसे पहले हम लोकतंत्र के 4 पिलर्स हैं, इनके कार्य देख लेते हैं। विधायिका का काम है आदेश जारी करना, और कार्यपालिका का काम है आदेशों की पालना करवाना, और न्यायपालिका का कार्य है यदि विधायिका आदेश जारी नहीं कर रही है तो न्यायपालिका जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए विधायिका को आदेश जारी करवाने के लिए कह सकती है। और मीडिया का काम है यदि वादे के मुताबिक लोकतांत्रिक मूल्यों के हिसाब से सरकार नहीं चल रही है तो उस सरकार से सवाल पूछना ये मीडिया का कार्य है। लेकिन ये चारों के चारों पिलर्स के ऊपर एक तरह की यानी धर्मतंत्र की या मनुतंत्र की मानसिकता वाले लोगों का वर्चस्व होने की वजह से ये लोकतंत्र ही धर्मतंत्र में बदल चुका है। इसलिए इस देश के अंदर प्रतिनिधित्व की डाइवर्सिटी ना होने की वजह से इस देश का लोकतंत्र के तरीके से काम नहीं कर रहा।
बल्कि लोकतंत्र के विरोध में ही ये लोकतंत्र को लगा दिया गया है। यानी लोकतंत्र के ऊपर कब्जा करके लोकतंत्र को ही खत्म किया जा रहा है और धर्मतंत्र को मजबूत किया जा रहा है। ये लोकतंत्र की सफलता या असफलता को एक भविष्यवाणी के तौर पर जब इस संविधान को भारत को समर्पित किया था, देश को समर्पित किया था, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान के ऊपर एक टिप्पणी की गई थी। वो टिप्पणी बहुत मायने रखती है। क्या टिप्पणी थी ये कि मैं यहाँ संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा। मेरे हिसाब से संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अंततः वो बुरा ही साबित होगा यदि उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और यदि संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अंततः वो अच्छा ही साबित होगा यदि उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके नेताओं की भूमिका को संदर्भ में लाए बगैर इस संविधान के ऊपर कोई भी निर्णय लेना या कोई भी टिप्पणी करना व्यर्थ है। अर्थात यदि आज लोकतंत्र सफल नहीं हो रहा है तो उसकी दो वजह, एक तो जनता का लोकतांत्रिक चरित्र ना होना, और दूसरी वजह है कि जनता के जो प्रतिनिधि हैं या जो नेता हैं वो लोकतांत्रिक ना होने की वजह से इस देश के अंदर लोकतंत्र उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है जिस हिसाब से इसको करना चाहिए था। देखिए, हमने दोनों व्यवस्थाओं को समझा, गैर संवैधानिक व्यवस्था या विषमतावादी व्यवस्था और संवैधानिक या समतावादी व्यवस्था। दोनों में अंतर आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा, और इस अंतर को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम इसकी करेंगे तुलनात्मक समीक्षा। तुलनात्मक समीक्षा का मतलब होता है कि दोनों व्यवस्थाओं को दोनों तराजू में रखकर हम सतोल लेते हैं कौन सी व्यवस्था अच्छी है, कौन सी व्यवस्था बुरी है। तो तुलनात्मक समीक्षा, तुलनात्मक समीक्षा। तो दो व्यवस्थाएं हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। पहली है धर्मतंत्र और दूसरी है लोकतंत्र। धर्मतंत्र का मतलब होता है असत्य, हिंसा, नफरत, विषमता, परतंत्रता, शत्रुता और अन्याय के अनैतिक मूल्यों के ऊपर या अलोकतांत्रिक मूल्यों पर खड़ी की गई जन्म आधारित पितृसत्तात्मक चतुर्वर्णीय विषमतावादी अल्प जनहिताय अल्प जन सुखाय की व्यवस्था। और ये धर्मतंत्र की जो व्यवस्था है ये ईश्वरीय व्यवस्था है, यानी ईश्वर के आदेशों से ये चलती है। अब हम लोकतंत्र का मतलब समझते हैं तो लोकतंत्र का मतलब होता है कि सत्य, अहिंसा, प्रेम, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, योग्यता आधारित लोकतांत्रिक चतुर्वर्गीय समतावादी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की व्यवस्था को हम लोकतंत्र की व्यवस्था कहते हैं। और इस व्यवस्था को इंसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए, यानी ये मानवीय व्यवस्था है। अब ये दो व्यवस्थाएं हैं, धर्मतंत्र और लोकतंत्र। अब इनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, इनको समाज में किस तरीके से प्रस्थापित किया जाता है। तो इनको प्रस्थापित करने के लिए मॉडल तैयार किया जाता है, यानी ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। तो पहले हम धर्मतंत्र का मॉडल समझ लेते हैं। धर्मतंत्र का मॉडल है, इस मॉडल का सबसे बड़ा ताकतवर जो ताकत है वो है इसका झंडा। धर्म का झंडा है भगवा। इस झंडे की आन बान शान के लिए बनाया जाता है धर्म का संविधान, यानी धर्म का संविधान है मनुस्मृति। अब इस मनुस्मृति को समाज में इंप्लीमेंट करने के लिए, व्यवहारिक तौर पर लागू करने के लिए बनाई जाती है संवैधानिक संस्था, यानी धार्मिक संस्थान। ये तीनों चीज मिलकर के बनाती हैं एक व्यवस्था, जिसको हम कहते हैं धर्मतंत्र या धर्म की व्यवस्था। ये धार्मिक संस्थान को जन जन तक पहुंचाने के लिए इसके नीचे तीन संस्थान काम करते हैं। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए धार्मिक संस्थान का पहला संस्थान है वह है मठ, और दूसरा है मंदिर, और तीसरा है
आश्रम। इस तरीके से एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है और इस ब्लूप्रिंट को इंप्लीमेंट करने के लिए इसको संचालन किया जाता है। अब हम लोकतंत्र का ब्लूप्रिंट या मॉडल को समझ लेते हैं। तो लोकतंत्र का सबसे ताकत होती है लोकतंत्र का झंडा। यह है तिरंगा। अब झंडा की आन बान शान के लिए बनाया जाता है संविधान, और संविधान को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाई जाती है संवैधानिक संस्थान। ये संवैधानिक संस्थान 3 प्रकार की होती है। इसकी राष्ट्रपति, संसद और सरकारी विभाग। इस तरीके से झंडा, संविधान, संवैधानिक संस्थान मिलकर बनाती हैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था। ये व्यवस्था तो 2 तरह का मॉडल इस देश के सामने है। एक धर्मतंत्र है, दूसरा लोकतंत्र। धर्मतंत्र अल्प जन हिताय अल्प जन सुखाय की व्यवस्था है और लोकतंत्र सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की व्यवस्था है। तो इन दोनों व्यवस्थाओं का हम तुलनात्मक समीक्षा कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट निकलता है इनका संचालन। जब संचालन की बात करें तो धर्मतंत्र का संचालन किस तरीके से होता है कि मठ है धर्मतंत्र का नेतृत्व। धर्मतंत्र का नेतृत्व करता है मठ। और जो मंदिर है, मंदिर का मतलब है कि धर्मतंत्र को मानने वाले लोगों को न्याय देना, यानी उनके सवालों को खत्म करना या उनके सवालों को का जवाब देना। और आश्रम का काम है लोगों को मंदिर तक पहुंचाना। इस तरीके से समाज मठ, मंदिर, आश्रम से जुड़कर इस तंत्र से न्याय की उम्मीद जताकर बैठा रहता है। ठीक उसी तरीके से लोकतंत्र का जो सबसे बड़ी ताकत है वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकतंत्र का नेतृत्व करता है और संसद का काम है जनता के सवालों का जवाब देना या जनता के हितों की सुरक्षा करना। और सरकारी विभाग का काम है उनकी समस्याओं को संसद तक पहुंचाना। इस तरीके से इसका संचालन होता है। दूसरी बात निकल कर आती है कि ये इनके अंदर अंतर विरोध है। अंतर विरोध, जब हम दोनों तंत्रों का तुलनात्मक समीक्षा करते हैं तो ये समझ में आता है कि दोनों तंत्र, धर्म तंत्र और लोकतंत्र, परस्पर विरोधी तंत्र है। यानी इनके अंदर अंतर विरोध है और एक तंत्र दूसरे तंत्र का दुश्मन है। लेकिन जो धर्म तंत्र जिनको फायदा देता है वो चाहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो जाना चाहिए और धर्म तंत्र पुनर्स्थापित हो जाना चाहिए। जिनको लोकतंत्र फायदा देता है वो चाहते हैं कि धर्म तंत्र खत्म हो जाना चाहिए और लोकतंत्र स्थापित हो जाना चाहिए। लेकिन आज धर्म तंत्र को मानने वाले लोगों का लोकतंत्र के ऊपर कब्जा है। इसलिए धर्म तंत्र को मानने वाले लोग लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। कैसे खत्म करने में लगे हुए हैं? लोकतंत्र के ऊपर उन्होंने कब्जा किया और लोकतंत्र की जो संस्थान है, संवैधानिक संस्थान है, उनको प्राइवेट हाथों में वो बेच रहे हैं। तो लोकतंत्र की सबसे निचली कड़ी है सरकारी विभाग। यदि सरकारी विभाग को बेच दिया जाए, यानी पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया जाए, तो सरकारी नियंत्रण सरकारी विभागों से हट जाएगा। जब सरकारी विभाग खत्म हो जाएंगे तो सरकारी जो मंत्रालय हैं वो खत्म हो जाएंगे, यानी संसद खत्म हो जाएगी। जब संसद खत्म हो जाएगी तो राष्ट्रपति का मतलब खत्म हो जाएगा। जब राष्ट्रपति का मतलब खत्म हो जाएगा तो संविधान का मतलब खत्म हो जाएगा। जब संविधान का मतलब खत्म हो जाएगा तो तिरंगा का मतलब भी खत्म हो जाएगा। यानी तिरंगा, संविधान और ये संवैधानिक संस्थान अगर खत्म हो जाते हैं तो बचेगा क्या? बचेगा धर्म तंत्र की संस्थान, झंडा और संविधान। तो लोकतंत्र विरोधी लोग खत्म कर रहे हैं और धर्म तंत्र के समर्थक लोग धर्म तंत्र को मजबूत कर रहे हैं।
क्या मजबूत कर रहे हैं? आश्रम को मजबूत यदि हम करते हैं तो मंदिर मजबूत होगा, मंदिर मजबूत होगा तो मठ मजबूत होगा, मठ मजबूत होगा तो मनुस्मृति के नियम मजबूत हो गए। जब मनुस्मृति मजबूत होगी तो झंडा भगवा देश के ऊपर लहराएगा। तो ये दोनों अंतर विरोध की वजह से आज नहीं तो कल इस देश के अंदर एक तंत्र जरूर खत्म होगा। अब हम ये परिणाम के तौर पर देख लेते हैं, परिणाम क्या होगा। कल को यदि लोकतंत्र खत्म हो जाता है और धर्म तंत्र पुनर्स्थापित हो जाता है तो धर्म तंत्र की व्यवस्था अल्प जनहिताय अल्प जन सुखाय की व्यवस्था है। बहुसंख्यक समाज को अपमान और मंदिर की गुलामी के अलावा, ईश्वर की गुलामी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यदि धर्म तंत्र खत्म हो जाता है और लोकतंत्र स्थापित हो जाता है तो सर्व समाज को आत्मसम्मान और सबको शिक्षा का अधिकार यानी स्कूल का कलम मिलेगा। तो निर्णय आपको करना है कि कौन सी व्यवस्था आपके हित में है और कौन सी व्यवस्था आपके विरोध में है। मेरा काम केवल समझाना है। मैं केवल आपको समझा करके, दूध का दूध और पानी का पानी करके, सही और गलत को समझा करके आपको विवेकशील बना सकता हूं। जब आप विवेकशील बन गए तो निर्णय आपको लेना है कि हमें कौन सी व्यवस्था के साथ खड़ा होना है और कौन सी व्यवस्था का विरोध करना है। तो केवल मेरा मकसद आपको विवेकशील बनाना या गलत और सही को समझाना है, बाकी निर्णय लेना आपका काम है। अब हम इस प्रशिक्षण शिविर के अंतिम सवाल पर आ जाते हैं। आप लोगों ने दोनों व्यवस्थाओं को अच्छी तरीके से समझ लिया और ये भी मान लिया होगा कि ये जो गैर संवैधानिक व्यवस्था है वो गलत व्यवस्था है और संवैधानिक व्यवस्था सर्वजन हिताय के हिसाब से अच्छी व्यवस्था है। अब आपके मन में तीसरा सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस व्यवस्था को किस तरीके से बदल सकते हैं। तो हम तीसरे सवाल पर आ जाते हैं, व्यवस्था परिवर्तन का तरीका। व्यवस्था परिवर्तन का तरीका। व्यवस्था परिवर्तन का तरीका, जिस तरीके से जो प्रस्तावित व्यवस्था है उसको नियंत्रित, संचालित और प्रस्तावित किया जाता है, ठीक उसी तरीके से संवैधानिक व्यवस्था को भी हमें नियंत्रित करना, संचालित करना और प्रस्तावित करना आना चाहिए। ये कहां से सीखेंगे? ये हम उन्हीं से सीखेंगे जिस तरीके से पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म है। जिस तरीके से एक मशीन को खोलना यदि आप जानते हो तो आप उसको बंद करना भी जानते होंगे। तो इसको एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म है। तो पहली जो व्यवस्था है गैर संवैधानिक व्यवस्था, उसको नियंत्रित, संचालित और प्रस्तावित करने का जो सबसे बड़ी संस्था है जो वो है RSS। हमारी नजर में इसका नाम है रशियल सुप्रीमेसी सिस्टम। जब तक आप इस संस्थान के विरोध में कोई दूसरी संस्थान पैदा नहीं करोगे तब तक आप इस व्यवस्था को खत्म नहीं कर सकते। तो इसके काउंटर में हमने एक एजेंडा तैयार किया है, BSS। BSS का मतलब है बहुजन समाज सुधारक मिशन। यानी RSS समाज को बिगाड़ने का काम करता है तो BSS समाज को सुधारने का काम करता है। अब ये देखिए कि RSS समाज को किस तरीके से गलत रास्ते पर ले जाता है। RSS अपनी व्यवस्था को बनाने के लिए 3 पॉइंट एजेंडे पर काम करता है। पहला RSS का एजेंडा है पहचान, दूसरा एजेंडा है राष्ट्रवाद और तीसरा एजेंडा है जीवन मार्ग। यानी 3 पॉइंट एजेंडे पर RSS काम करता है। पहला एजेंडा है पहचान। पहचान RSS क्या देता है कि पूरे देश के लोगों को कहता है कि हम सब हिंदू हैं और हिंदू पहचान को पैदा करने के लिए RSS ने एक नारा दिया है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं।
जब तक हम अपने आप को हिंदू मानेंगे, तो हिंदू को जब तक खोलकर नहीं देखेंगे, जब तक इस पहचान से बाहर नहीं आएंगे, तब तक हम आजाद नहीं हो सकते। तो इस आरएसएस की थोपी गई पहचान को काउंटर करने के लिए बीएसएस ने काउंटर एजेंडा तैयार किया है। क्या तैयार किया है कि जिस तरीके से आरएसएस ने एक नारा दिया है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो बीएसएस ने एक सवाल किया है कि हिंदू में वर्ण है, वर्ण में शूद्र है, शूद्र में जाति है, जाति में ऊंच नीच है, और ब्राह्मण के आगे सारे नीचे, अर्थात हिंदू में ऊंच नीच, ब्राह्मण के आगे सारे नीच। तो नीच ज्यादा है, इसलिए नीचों की पहचान, जैसे जैसे नीचता का एहसास होगा, वैसे वैसे हिंदू पहचान से वो दूर भागेंगे और नई पहचान उनकी खड़ी हो जाएगी, वह है बहुजन। अब हिंदू पहचान को मेजॉरिटी के साथ जोड़ने के लिए, यानी उसके ऊपर गर्व करवाने के लिए, उस पहचान को राष्ट्रवाद के साथ जोड़ दिया गया है। तो राष्ट्रवाद के साथ जोड़ने के लिए आरएसएस का दूसरा एजेंडा है कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। वंदे मातरम आरएसएस का राष्ट्रवाद है। तो जब तक हमारा अपना कोई राष्ट्रवाद नहीं होगा, तब तक समाज उस राष्ट्रवाद के साथ जुड़ेगा नहीं। तो बीएसएस ने बहुजन पहचान को राष्ट्रवाद दिया है कि भारत में रहना होगा तो संविधान की शपथ लेना होगा, यानी बीएसएस का राष्ट्रवाद है संविधान। अब हिंदू पहचान के साथ यदि आपको जीना है, पैदा होने से मरते समय तक के संस्कार करने हैं, तो आरएसएस का अपना एक जीवन मार्ग है, और वो जीवन मार्ग है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग का मतलब होता है आस्था का मार्ग। आस्था का मार्ग का मतलब होता है अज्ञान का मार्ग, अंधविश्वास का मार्ग। और भक्ति का मार्ग जो है, आस्था का मार्ग है, वो काल्पनिक ईश्वर मार्ग के ऊपर टिका हुआ है। यानी आपको भगवान में आस्था है तो ही आप भक्ति मार्गी हो सकते हैं। और भगवान के अंदर आस्था यानी कल्पना के अंदर आस्था है, यानी अज्ञान का ये रास्ता है। तो अज्ञान का रास्ता जो है, जो मार्ग है, उसको काउंटर करने के लिए बीएसएस ने अपना मार्ग दिया है। वो मार्ग है ध्यान मार्ग। ध्यान मार्ग का मतलब होता है ज्ञान और विज्ञान का मार्ग, तर्क और विज्ञान का मार्ग। ये तर्क और विज्ञान के मार्ग को यदि आपको अनुभूति के आधार पर समझना है, तो आपको 10 दिन आदरणीय गोयनका जी का जो शिविर चलता है विपश्यना का, उसे जरूर करना चाहिए। वो उनका समाज के ऊपर उपकार है कि वो सभी को बिना भेदभाव किए, सभी को रहने की, खाने की 10 दिन की वहां व्यवस्था की गई है। हर किसी को विपश्यना करना चाहिए, यानी ध्यान मार्ग को सीखना चाहिए। अब यदि आप ध्यान भक्ति मार्ग पर चलोगे, तो भक्ति मार्ग मतलब अंधविश्वास का मार्ग है, धर्म का मार्ग है। आप भक्ति मार्ग के ऊपर चलने के लिए आरएसएस का एजेंडा कहता है कि हर घर के अंदर भगवान का चित्र होना चाहिए, क्योंकि चित्र से चरित्र बनता है। जब आपका चरित्र धार्मिक होगा तो आप मंदिर की तरफ बिन बुलाए जाएंगे। तो बीएसएस का भी एजेंडा है कि हर घर के अंदर एक चित्र डिजाइन किया है, जो ध्यान मार्ग का चित्र है, यानी ध्यान मार्ग की जो सिंबल्स हैं उनको स्थापित करने के लिए चित्र डिजाइन किया गया है। बीएसएस का मकसद है कि हर घर के अंदर ये चित्र लगना चाहिए। जब ये चित्र ध्यान मार्गियों का चित्र लगेगा, तो आपके परिवार का, आपके बच्चों का जो चरित्र है वो लोकतांत्रिक बनेगा। जब लोकतांत्रिक बनेगा तो वो मंदिर की तरफ नहीं जा करके स्कूल की तरफ वो जाना पसंद करेंगे। तो इस तरीके से इस चित्र को घर घर तक पहुंचाना, ये बीएसएस का तीसरा एजेंडा है। तो आरएसएस का जो 3 पॉइंट एजेंडा है, उसका मकसद है इस देश के अंदर धर्म की व्यवस्था या विषमतावादी व्यवस्था को स्थापित करना। उसके खिलाफ बीएसएस का जो 3 पॉइंट काउंटर एजेंडा है, उसका मकसद है इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए आपको करना क्या है, यानी आपकी रणनीति क्या है।
तो इसमें पहला पॉइंट निकलना है कि हमें करना क्या है, करना क्या है। 3 पॉइंट एजेंडे पर काम करना। तो पहला पॉइंट एजेंडा क्या है, यदि हमारे ऊपर हिंदू पहचान को थोपा गया है तो हमें हिंदू पहचान के अंदर अपना आत्मसम्मान को जगाने के लिए, इस आत्मसम्मान जगाने के लिए समाज के हर व्यक्ति को समझाना है कि हिंदू में ऊंच नीच, ब्राह्मण के आगे सारे नीच, ताकि उसका आत्मसम्मान जागे। यानी आत्मसम्मान को जगाना, ये हमारा पहला एजेंडा है। दूसरा एजेंडा क्या है कि कोई भी हमारे सामूहिक कार्यक्रम है उसकी शुरुआत 2 मिनट ध्यान साधना के माध्यम से हम करेंगे और उसका समापन भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शपथ लेकर हमें उसका समापन करना है। ये दूसरा हमारा काम करने का एजेंडा है। और तीसरा क्या है कि हर घर में कोशिश ये रहेगी कि हर व्यक्ति, जो भी समाज का संपन्न व्यक्ति है, वो कम से कम 100-200 किसी भी मौके पर, जन्मदिन के मौके पर, शादी के मौके पर या किसी भी सामाजिक कार्यक्रम के मौके पर इस चित्र को फ्री में बंटवाएगा, ताकि हर घर तक ये चित्र पहुंचे, ताकि हमारा ध्यान मार्ग जो है वो स्थापित हो। ये तीन काम हमको करना है। एक तो आत्मसम्मान को जगाना है, दूसरा ध्यान साधना के माध्यम से किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ करना है और उसका समापन भारतीय संविधान की शपथ लेकर करना है, और तीसरा इस चित्र को घर घर तक पहुंचाना है। ये काम हमें करना है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों करना है, क्यों करना है, क्यों करना है? क्योंकि हमारी जो विरासत है वो मानवतावादी विरासत है। यानी हम इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि एक तो ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की एक व्यवस्था है जो सबका भला चाहती है। दूसरी वजह यह है कि जो ये हमारे देश की असली विरासत है, जिसने हमारे देश को ही नहीं बल्कि दुनिया को सत्य, अहिंसा, प्रेम, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, ये लोकतांत्रिक मूल्यों को पूरी दुनिया को सिखाया है। इसलिए ये जो व्यवस्था है, ये बहुजन श्रमण सांस्कृतिक विरासत जो है, बहुजन श्रमण सांस्कृतिक विरासत जो है, ये हमारे पुरखों की विरासत है, जिसको तथागत गौतम बुद्ध ने स्थापित किया, सम्राट अशोक ने इसको पूरी दुनिया में स्थापित किया। 2200 साल के बाद इस देश के अंदर भारतीय संविधान के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको पुनर्स्थापित किया। लोकतांत्रिक भारत में इस व्यवस्था, लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, उनको बड़े पैमाने पर उनको खत्म किया जा रहा है। इस वजह से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के फार्मूले के तहत माननीय काशीराम जी ने बहुसंख्यक समाज को जागरूक करने के लिए 1585 का जो फार्मूला दिया, उस पॉइंट से हम इस मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हम उस पॉइंट पर खड़े हैं जहां से 1585 की मूवमेंट खड़ी हुई है। उस मिशन को वहां से आगे बढ़ाने के लिए हम ये समाज के अंदर कार्य कर रहे हैं, ताकि इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था पुनर्स्थापित की जा सके। तो अंत में मैं इस प्रशिक्षण शिविर के बाद में आपसे अपील करना चाहूंगा। क्या अपील है कि यदि आपको दोनों व्यवस्थाओं में समझकर यदि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ खड़े हैं, तो मैं आपसे एक विनम्र अपील करूंगा कि हर व्यक्ति स्वयं सेवक बनकर समाज का आत्मसम्मान जगाए। हर कार्यक्रम का शुभारंभ ध्यान मार्ग और संविधान की शपथ के साथ उसका समापन करें, और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि इस चित्र को घर घर तक पहुंचाए। ऐसी अपेक्षा और अपील के साथ आज के इस प्रशिक्षण शिविर का समापन करने के लिए मैं इस मिशन के मुखिया, जिनके नेतृत्व में हम इस मिशन को चला रहे हैं, माननीय देवेंद्र यादव जी से निवेदन करता हूं कि कृपया वो आज के इस प्रशिक्षण शिविर को समापन
भारतीय संविधान की शपथ दिलाकर इसका समापन कराएं। ऐसी अपेक्षा और अपील के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद। दाहिना हाथ आगे रखिए। जैसे जैसे बोलूंगा, एक कल्चर बना रहे हैं, ब्राह्मणवाद की कल्चर बनी हुई है, हम कल्चर बना रहे हैं। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भारत।